सो गुड मॉर्निंग गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग नाइस। आज हम लोग अपना यूनिट फर्स्ट का यूनिट एंड मेजरमेंट का जो लास्ट टॉपिक है मेजरमेंट, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने यूनिट एंड डायमेंशंस को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा टॉपिक फर्स्ट जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट है, उसका लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग मेजरमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली मेजरमेंट होता क्या है? तो मेजरमेंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज और मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो मेजरमेंट होता क्या है? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये हमने पहले लेक्चर में एकदम अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का साइज डिटरमाइन करना, साइज मतलब उसका लंबाई, चौड़ाई या उसका ऊंचाई, या उसका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करना। जैसे कि फोर्स, अगर हम किसी को एक चाटा मारते हैं तो वो कितना फोर्स से हम उसको चाटा मारें, तो वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? मेजरमेंट करके। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मेजरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, एक फील्डर एक बॉल को कैच करता है तो कितने स्पीड से वो बॉल इस फील्डर के पास पहुंची, उसका हम लोग क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो वही क्या कहलाएगा? मेजरमेंट कहलाएगा। तो मेजरमेंट मतलब होता है मापन। आगे क्या कहता है कि मेजरमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इन स्टडी ऑफ फिजिक्स। अगर आप भौतिकी पढ़ना चाहते हो, फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए मेजरमेंट का नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो मेजरमेंट पार्ट, मापन पार्ट, किसी भी चीज़ का साइज और मैग्नीट्यूड निकालना। अब आगे हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो पहला जो हमारा टाइप है वो है डायरेक्ट मेजरमेंट, और दूसरा जो टाइप है वो है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो डायरेक्ट मेजरमेंट क्या कहता है? व्हेन वी कैन रीच बोथ एंड्स ऑफ लेंथ, जब हम किसी भी लंबाई के दोनों छोर के पास पहुंच सकते हैं तो जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट मेजरमेंट होता है। जैसे कि मीटर स्केल से जो मेजरमेंट होता है, या वर्निकर कैलिपर से होता है, या स्क्रू गैज से होता है, या स्फेरो मीटर से होता है, या टेप से होता है। तो इस टाइप से जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेजरमेंट। तो डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है? जब लंबाई के हम लोग दोनों छोर पे पहुंच सके, जैसे ये ए है और ये बी है, दोनों छोर पे हम लोग पहुंच सके तो हम लोग इसका लंबाई निकाल सकते हैं। तो वो क्या होगा? डायरेक्ट मेजरमेंट होगा। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो इसके लिए हम लोग मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर या टेप का यूज करते हैं। दूसरा हम लोग का मेजरमेंट क्या है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो ये कहता है कि व्हेन वी कैन रीच बोथ एंड्स ऑफ, व्हेन वी कांट रीच मतलब हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं, व्हेन वी कांट रीच बोथ एंड्स ऑफ लेंथ, देन द मेजरमेंट इज डन बाय इनडायरेक्ट मेजरमेंट। जैसे कि डेप्थ ऑफ सी, किसी भी सी का, समुद्र का अगर गहराई निकालना है तो आप एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंच सकते हो क्या? नहीं पहुंच सकते। तो वहाँ पे जो मेजरमेंट करेंगे वो क्या होगा? वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट होगा। दूसरा डिस्टेंस ऑफ सन, सन की दूरी, अर्थ से सन कितना दूर है, तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट मेजरमेंट करना पड़ेगा। या डिस्टेंस ऑफ स्टार, तारा कितना दूर है पृथ्वी से, ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट मेजरमेंट करना पड़ेगा। चूँकि आप दोनों एंड पे नहीं पहुंच सकते हो, ठीक है, तो मजबूरी में आपको इनडायरेक्ट मेजरमेंट करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि डेप्थ ऑफ सी, समुद्र का गहराई आप किस टेक्निक से नापते हो? तो सोनार से नापते हैं। सोनार का स्पेलिंग क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो डेप्थ ऑफ आपका जो सी है वो किससे नापते हैं? सोनार से, SONAR। तो सिंपल सा इसका कंक्लूजन यही है। मैं कंक्लूजन अभी आप लोग को डिस्कस करके बता देता हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने जब पढ़ा उसका कंक्लूजन यही है कि मेजरमेंट क्या होता है? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का साइज या मैग्नीट्यूड निकालना ही उसका मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट क्या? जब किसी भी लेंथ के हम लोग दोनों एंड तक पहुंच सके तो उस टाइम में जो हम लोग मेजरमेंट करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या? जब दोनों एंड पे हम लोग नहीं पहुंच सके तो उस टाइम हम लोग जो टेक्निक अपनाएंगे मेजरमेंट का उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मेजरमेंट। जैसे कि समुद्र की गहराई निकालना, पृथ्वी से सूर्य की या चंद्रमा की
या तारा की दूरी निकालना है, तो इसके लिए हम लोग एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करेंगे। एक मैंने ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन बता दिया कि समुद्र का गहराई आप कैसे निकालोगे, तो सोनार से निकालेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है मेजरमेंट में वो है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? वैसा मिनिमम मेजरमेंट, वैसा सबसे कम मेजरमेंट जो कि आप मेजर कर सकते हो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। तो जैसे टेप से, तो टेप से आप सबसे छोटा जो मेजरमेंट कर सकते हो वो टेप का क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट, LC, ठीक है। स्केल से, तो स्केल से जो सबसे छोटा से छोटा वैल्यू आप मेजर कर सकते हो वो उसका क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट। अब ना जाने कितने बार ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, तो ये होता है 0.1 mm। अब 0.1 mm को अगर सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्नियर कैलिपर का आपका लीस्ट काउंट कितना होता है, तो 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर। कोई एक अगर याद कर लोगे तो दूसरे में कन्वर्ट कर लोगे आप, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर कितना होता है। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर कितना होता है, तो 0.01 mm होता है, या इसी को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.001 सेंटीमीटर। और ये स्क्रू मीटर या स्फेरोमीटर क्या होता है? सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव में याद रखना कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 mm, और स्क्रू गेज का हमारा लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm। अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे जो है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? तो सिग्निफिकेंट फिगर इज़ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज विच टेल्स द नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी हैव द कॉन्फिडेंस। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? ये हमारा मेजर्ड वैल्यू होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, जो हमें ये बताता है कि कितने नंबर्स ऑफ डिजिट में हमें कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस मतलब हमें विश्वास है, हमें भरोसा है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजर्ड वैल्यू है आप निकाल लोगे, और उसके बाद उसके कितने डिजिट्स में आपको क्या है? कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, वही उसका क्या बताता है? वही इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताता है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? लार्जर द सिग्निफिकेंट फिगर ऑब्टेन्ड ग्रेटर इज़ द एक्यूरेसी। जितना ज़्यादा आपका सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर आएगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा? एक्यूरेसी होगा उस मेजरमेंट का, ठीक है। इसीलिए इसी पॉइंट की वजह से हम ये कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर ऑफन रिप्रेजेंट द एक्यूरेसी। सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताता है? एक्यूरेसी को बताता है। जितना लार्जर वैल्यू, जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी। जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर उतना ज़्यादा एक्यूरेसी, जितना कम सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर उतना कम एक्यूरेसी। तो यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑल्सो डिपेंड अपॉन लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये समझने के पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू निकालते कैसे हैं। ये कहना चाहता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि लिस्ट काउंट कितना है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना था? 0.1 mm, और स्क्रू गेज का कितना था? 0.01 mm। तो इनके बेसिस पे इनका सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू डिपेंड करेगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू निकालते कैसे। तो यहाँ देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो क्वेश्चंस आते हैं, कॉमन रूल फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है तो उसका कॉमन रूल क्या है, ये आप यहाँ पे देख के समझिए। तो सबसे पहला रूल कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। वैसे हर एक डिजिट्स जिसमें कि जीरो ना आए वो क्या है? सिग्निफिकेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर x बराबर 1297 है तो इसमें कोई भी जीरो है नहीं है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, चारों सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। सिमिलरली x बराबर 489, इसमें कितना है सिग्निफिकेंट फिगर? 3 हो जाएगा क्योंकि एक भी जीरो नहीं है, तो 489 हो जाएंगे। यहाँ पे 4.89765, इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 6। तो अगर कोई नंबर है और उसमें जीरो नहीं आता है
अगर कोई नंबर है और उसमें जीरो नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा नंबर है, इसमें किसी में जीरो नहीं आ रहा है, यहाँ पे 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है और 4 है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगे? ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 6। तो अगर जीरो नहीं आता है तो जीरो को छोड़ के जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ये है रूल नंबर 1। दूसरा रूल क्या कहता है कि ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। वैसे सारे जीरो जो कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट है। तो ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है? तो एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे कितना है 1 0 0 0 5। तो ये क्या कहता है कि अगर ये तीनों जीरो, अगर ये जीरो है और इधर क्या है नॉन जीरो, यहाँ तो जीरो नहीं है और इंड में भी यहाँ भी जीरो नहीं है, तो इन तीनों नंबर को भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। मतलब अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में फंसता है तो उसको क्या करेंगे? उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल में मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कि इस एग्जांपल में जीरो आ रहा है लेकिन इसके आगे जीरो और इसके पीछे क्या है? नॉन जीरो है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में फंसा हो तो उसको क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेंगे। जैसे कि आप इस वाले भी एग्जांपल में देख सकते हैं, क्या है 1.0709। पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्या है? नॉन जीरो, यहाँ क्या है? नॉन जीरो। बीच में अगर जीरो भी है तो कोई मतलब नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 5। तो अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में फंसा है तो उसको काउंट कर लेना है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा हो गया रूल नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 3 पे। तीसरा रूल क्या बोलता है कि इफ़ ए नंबर लेस देन 1, तो कोई नंबर एक से छोटा कब होगा? जब वो जीरो से स्टार्ट हो। जैसे 0.0079 या 0.005760 या 0.000567। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई नंबर एक से छोटा है तो ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, तो जितने भी जीरो हैं डेसिमल पॉइंट के दाहिने साइड में, एंड लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स, और लेफ्ट में नॉन जीरो के, वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं 0.000567। तो इसमें अगर आपको सिग्निफिकेंट डिजिट का नंबर निकालना है तो क्या होगा? सबसे पहले क्या देखो, नंबर एक से छोटा है तो जी सर छोटा है। नंबर के क्या बोल रहा है? डेसिमल के राइट में। डेसिमल के राइट में आपका क्या है? पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। ये हम लोग का डेसिमल है, इसके राइट में क्या है? जीरो है। और इस नॉन जीरो डिजिट के क्या है? लेफ्ट में जीरो है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेंगे। तो यहाँ हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1 2 और 3। तो इसलिए यहाँ पे क्या है? 3 है। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, कौन सा? ये वाला 0.0079। एक से छोटा है। डेसिमल के बाद क्या है? डेसिमल के बाद जीरो है और नॉन डिजिट के लेफ्ट में क्या है? जीरो है। तो ये दोनों जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा? 1 और 1 2। तो इसीलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2। वैसे ही हम लोग थर्ड का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये वाला। तो 0.0057600। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है? पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। ये हम लोग का क्या है? डेसिमल है। डेसिमल के राइट में जीरो है और ये नॉन जीरो डिजिट है, इसके लेफ्ट में जीरो है। तो ये दोनों जीरो को क्या करेंगे? कंसीडर नहीं करेंगे। तो कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट पॉइंट? 1 2 3 4 और 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 5। तो आशा करते हैं कि ये तीनों रूल आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 4 पे। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि ऑल जीरोज ऑन राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कि अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है, जैसे 1 है और इसके बाद चाहे कितना भी जीरो आप लगा दो,
ये सारे जीरो का को काउंट नहीं करेंगे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में। मतलब नॉन जीरो डिजिट के बाद कितना भी जीरो आ जाए वो हमारे क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1। तो ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। दूसरा ऐसे ही एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, इसको देखिए 37800। यह नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद कोई भी अगर जीरो आ जाए तो इसको क्या करना है, कंसीडर नहीं करना है। तो इसमें हम लोग का सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3 हो गया, ये वाला। वैसे ही यहाँ देखिए, ये अगर पावर वाला आ जाए, कहीं भी अगर पावर वाला आ जाए, एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप कहीं भी अगर 10 टू द पावर कुछ भी आ जाए तो उसको क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करना है। सिग्निफिकेंट फिगर में उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं, 5.98 इंटू 10 टू द पावर 11 मान लीजिए। तो इसको हम लोग को क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करना ही नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ कितना हो जाएगा, 1, 2 और 1, 3। तो ये अगर आप चारों रूल ध्यान में रखते हो तो आप किसी भी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकते हो। आप लोग कोशिश करो, इसके बेसिस पे प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ। अगर कहीं भी दिक्कत होता है आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं एक अलग से उस क्वेश्चन का वीडियो बना के डाल दूँगा। इस लेक्चर को आप 2 से 3 बार देखो, मैंने बहुत यूनिक और प्रिसाइज तरीके में आपको समझा दिया है, एकदम शॉर्ट में आपको समझाया है। ये चारों रूल को अगर आप देख लिए और समझ लिए 2 से 3 बार लेक्चर, तो मैं इतना गारंटी लेता हूँ कि आप किसी भी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर निकाल दोगे। और सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, एरर। तो एरर क्या होता है, एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज। तो एरर क्या होता है, टीवी माइनस एमवी। टीवी क्या है, ट्रू वैल्यू, और एमवी क्या है, मेजर्ड वैल्यू। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक ट्रू वैल्यू होगा। जैसे कि मेरा लंबाई है 5 फीट, तो ये मेरा क्या है, ट्रू वैल्यू। मैंने अपने एक स्टूडेंट को बोला कि तुम मेरा हाइट निकालो, तो उसने मेरा हाइट क्या कम कर दिया, 4 फीट कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, मेजर्ड वैल्यू। तो एरर क्या होता है, एरर हमारा होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितना था, 5 फीट माइनस 4 फीट, तो कितना आ जाएगा, 1 फीट एरर आ गया। समझ में आ गया बात। तो एरर हमारा क्या होता है, एरर हमारा होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब एरर के टाइप्स कितने होते हैं, तो पहला है सिस्टमेटिक एरर और दूसरा है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, एरर हुज कॉजेज आर नोन। सिस्टमेटिक एरर वैसा एरर है जिसका कि कारण पता है कि किस कारण से ये एरर हो रहा है। तो सिस्टमेटिक एरर क्या है, जिसका कारण पता है, जिसका कॉज पता है। और रैंडम एरर क्या है, रैंडम एरर है जिसका कि कॉज पता नहीं है, जिसका कारण ही नहीं पता है। गलती मैंने क्यों किया, एरर क्यों आया, ये मुझे पता ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रैंडम एरर। तो जिसका कारण पता वो सिस्टमेटिक, और जिसका कारण नहीं पता वो रैंडम। अब यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर देखते हैं। तो पहला इंस्ट्रूमेंट एरर। इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी के चलते अगर कोई एरर आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट एरर। दूसरा पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है, जो मेजरमेंट कर रहा है, उसके वजह से जो एरर आ जाए, ठीक है। तीसरा हमारा होता है एक्सटर्नल कॉज। जैसे कि टेम्परेचर के वजह से, गर्मी के बहुत ज़्यादा है और अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर वैल्यू हो जाएगा, प्रेशर के वजह से, या हवा चल रही है तो उसके वजह से। तो एक्सटर्नल कॉज। और दूसरा इम्परफेक्शन, जो आदमी मेजरमेंट ले रहा है वही परफेक्ट नहीं है। तो 4 टाइप के सिस्टमेटिक एरर हो गए, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, एक्सटर्नल कॉज के चलते एरर, और इम्परफेक्शन के वजह से एरर। तो यहाँ पे मैंने जो पीछे समझाया था उसका यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया है। तो सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, जिसका कि हमें कारण पता है। पहला क्या है, पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। एरर ड्यू टू सम डिफेक्टिव अलाइनमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी की वजह से जो एरर आ जाए उसको क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट एरर। दूसरा पर्सनल एरर। तो एरर ड्यू टू पर्सनल ऑफ द एक्सपेरिमेंट। देखो, जो आदमी मेजरमेंट ले रहा है उसी में कुछ गड़बड़ है तो उसको क्या बोल देंगे, वो हमारा उसका हो गया पर्सनल एरर। मतलब उस ऑब्जर्वर के गलती के चलते, ऑब्जर्वर मतलब जो मेजरमेंट ले रहा है उसके गलती के चलते जो एरर आएगा उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे पर्सनल एरर। तीसरा हमारा हो गया एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज।
तो एक्सटर्नल कॉज के वजह से, मतलब टेम्परेचर के वजह से, प्रेशर के वजह से, या हवा चल रही है उसके वजह से जो एरर है उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे एक्सटर्नल कॉज। और चौथा क्या है, एक्सटर्नल ड्यू टू परफेक्शन, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज आर नॉट परफेक्ट। बहुत बार ऐसे होते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वही परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हिंदी में मैंने लिख दिया है, एक्सपेरिमेंट के लिए गलत इंस्ट्रूमेंट ही यूज कर लेते हैं। जैसे कि थर्मामीटर, अगर कोई, थर्मामीटर का काम क्या है, टेम्परेचर नापना, लेकिन उससे अगर कोई क्या नापने लगे, लंबाई नापने लगे, तो वो क्या हो जाएगा, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, वो इम्परफेक्ट है, वो उस मेजरमेंट के लिए फिट ही नहीं है वो इंस्ट्रूमेंट। जैसे वेइंग मशीन से, जिससे आप अपना मास नापते हो, उससे अगर कोई क्या नापने लगे, टाइम नापने लगे, तो हो जाएगा। घड़ी से अगर कोई अपना वेट नापने लगे, मास नापने लगे, तो हो पाएगा। तो उस टाइप के एरर को क्या बोलेंगे, इम्परफेक्शन। अब अगला टाइप ऑफ एरर पे हम लोग चलते हैं, रैंडम एरर। तो जिसका कारण ही नहीं पता है, जिसका कारण ही नहीं पता है कि ये एरर किस वजह से आया है, अननोन कॉज, मतलब जिसका कि कारण ही नहीं पता हो जिसके एरर आने का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम एरर। इसमें क्या होता है, इसमें एक पॉइंट आप यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा मैं लाइट कर देता हूँ। इवन द सेम पर्सन रिपीटिंग एन ऑब्जर्वेशन मे गेट डिफरेंट रीडिंग एवरी टाइम। अब क्या होता है कि अगर एक ही आदमी 10 बार मेजरमेंट ले रहा है, तो हो सकता है कि उसका जो मेजरमेंट का वैल्यू है वो हमेशा क्या है, अलग अलग है। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई आदमी बार बार ऑब्जर्वेशन ले रहा है लेकिन फिर भी उसका ऑब्जर्वेशन अलग आए, पहली बार में उसका वैल्यू आ जाए 9 मीटर, दूसरी बार में वैल्यू आ जाए 9.2 मीटर, तीसरी बार में वैल्यू आ जाए 9.3 मीटर, जबकि सेम आदमी, दीपू नाम का एक लड़का है, अगर वही लंबाई नापता है लेकिन क्या आ रहा है कि उसका वैल्यू हमेशा अलग अलग आ रहा है, तो उस टाइप का एरर कौन सा एरर होगा, तो रैंडम एरर होगा। तो ये मैंने लाल से जो हाईलाइट किया है, ये मैंने लाल से जो हाईलाइट किया है, यहाँ देख लो, सेम पर्सन रिपीटिंग एन ऑब्जर्वेशन में गेट डिफरेंट रीडिंग एवरी टाइम। तो ये कौन सा एरर होगा, ये हमारा हो जाएगा रैंडम एरर। तो इस एरर का अगर मेजर्ड वैल्यू का मीन निकाल लेंगे, जैसे कि दीपू पहली बार लिया x1, दूसरे बार इसका रीडिंग आया x2, तीसरे बार इसका रीडिंग आया x3, चौथे बार रीडिंग आया x4, तो मेजर्ड वैल्यू हम लोग क्या बताएंगे, चारों को एवरेज निकाल लेंगे। 5 रहता तो डिवाइडेड बाई 5, 6 रहता तो डिवाइडेड बाई 6। तो ये था आपका मेजरमेंट पार्ट। और यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने इस लेक्चर सीरीज़ को एंजॉय किया होगा। फर्स्ट लेक्चर से आप SBT का क्वेश्चन करिए या किसी भी एग्ज़ाम का आप क्वेश्चन करिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं बने तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हो। कल से हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके।